हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लिए थे, डेफिनेशन भी पढ़ लिया है हमने। आज हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि मैट्रिक्स के इस टॉपिक का थोड़ा सा लेवल अप होता है इसमें, बट बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी दो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए दो चीज़ें तो चाहिए ही, तो किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, कब हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, नॉर्मल संख्या तो है नहीं कि हम नॉर्मली 2x3 कर लें और हो गया मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ चलता है, और क्या रूल रेगुलेशन ये फॉलो करता है हम वो सीखेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्या कहा हमने? जब हम अगर कोई मैट्रिक्स लें और उस मैट्रिक्स में अगर m क्रॉस n है ऑर्डर इसका, और कोई दूसरा मैट्रिक्स लें, हम सपोज करिए ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है, हम कोई दूसरा मैट्रिक्स लिए और इस दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस P है, तो इस A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? मतलब AB कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या n है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम रो की संख्या n है। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल है, दोनों जगह ध्यान से देखिए n और n ही है, तो अगर इक्वल है तब हम a और b का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए बी पॉसिबल हो सकता है उस कंडीशन पे। और जो हमारा नया मैट्रिक्स ए बी बन के आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? n सेम था, बचा क्या? m और p। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स ए बी आएगा निकल के, वो किस ऑर्डर का आएगा? m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा। ये हमारा ए बी होगा। समझ आया क्या था? अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का पॉसिबिलिटी कब होती है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, ये वो चीज़ था। अगर ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। केवल तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब जिसको प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, और नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, जिसको कि हम पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अगर ये इक्वल होंगे, इनका फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो, तो ही हम ए और बी का मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल सकते हैं, उसी केस में पॉसिबल होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिखा है इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। एक और चीज़, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो ये याद रखिएगा ये बात हमेशा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा कैसे होता है? रो टू कॉलम। याद रहेगी ये बात, मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो टू कॉलम। ये बात याद रहे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम होगा, और रो टू कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कैसे? रो वाइज, एज ऑलवेज रो वाइज।
मतलब आपके मैट्रिक्स में अगर रो दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे रो वाइज। चलिए समझते हैं ये जो बातें जितनी अभी बोर्ड पे समझाई गई हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या कहा गया है। अगर आपको डिफिनीशन लिखनी है तो हम बोल देते हैं, आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप हेडिंग डाल लीजिए और उसमें आप डिफिनीशन लिख लीजिए, टू मैट्रिसेस A and B are comfortable for the product AB. Two matrices are comfortable for the product AB if number of column in A matrix मतलब pre multiplier is equal to number of row in B matrix मतलब post multiplier। जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी के, तब आपका वो क्या कहलाए, तब वो उस कंडीशन पे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये थी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी। अब आप एक क्वेश्चन के थ्रू इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझिए। हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, जैसे लेट कैपिटल ए क्या दिया हुआ है 1, थोड़ा बड़ा लिखा जाए कि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। कैपिटल ए इक्वल टू 1 -2 3, कैपिटल बी इक्वल टू 3 2 -1। ये आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं एंड मैट्रिक्स बी आपका क्या दिया हुआ है 2 -1 4 3 2 -5। ये आपका क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। ये आपका मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। इसी मैट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को एक और बात बताई जाएगी लेकिन वो बाद में, पहले ए बी निकालना सीख लिया जाए उसके बाद। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए फाइंड ए बी। फाइंड ए बी। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे हुआ है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। इस कैपिटल ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप लोगों को सिखाया गया है कैसे निकालते हैं। रो पहले लिखते हैं क्रॉस कॉलम, तो सबसे पहले रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम 3 है। वैसे ही इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम चेक करिए और इसका ऑर्डर निकाल के बताइए। तो देखिए 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम है। अब आप ध्यान से देखो आपकी वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हम ए बी यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए ए बी निकालते हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई के लिए हमने एक रूल और बताया था, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम किया जाता है। क्या बोला हमने, ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, ये बात याद रहे। यही रूल होगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। आपको ए बी निकालना है, सबसे पहले ए लिखा है, आप ए की वैल्यू नोट डाउन करिए, बी की वैल्यू नोट डाउन करिए और ए बी निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे ए बी निकलेगा। 1 -2 3 3 2 -1 इंटू बी की वैल्यू नोट डाउन करिए 2 -1 4 3 2 -5। अब ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे इसी को फॉलो करेंगे और अपना मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। रो टू कॉलम, रो ये होता है और कॉलम ये होता है, तो पहले रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी फर्स्ट रो को उठाएंगे, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कैसे, रो वाइज लिखेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 3 और 3 सेम थे और आपका जो नया मैट्रिक्स ए बी बन के आएगा तो वो किस ऑर्डर का बन के आएगा, को क्या बचा हुआ है 2 क्रॉस 2, मतलब जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या बन के आएगा 2 क्रॉस 2, मतलब ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 2 और बीच में प्लस साइन लगाते हैं, ये भी याद रहे। यहाँ पे आप प्लस लगाइए, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं ताकि, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 इंटू 2 प्लस फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड से। ध्यान रहे, इसीलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ध्यान से सीखिए आप। सेकेंड का मल्टीप्लाई सेकेंड से, तो -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे और लिखेंगे कहाँ, रो वाइज लिखेंगे, मतलब आगे लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 3 में प्लस -2 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई -5 में। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड के हर एक कॉलम में हो चुका है। अब सेकेंड रो को उठाएंगे और इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई भी दोनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में। ध्यान रहे, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो अगले वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगले वाले एलिमेंट में कर रहे हैं, ना कि उसी में, ये बात ध्यान रखिए। 2 का मल्टीप्लाई -1 में प्लस -1 का मल्टीप्लाई 4 में। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे। चलिए देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, बीच में प्लस साइन, प्लस -1 का मल्टीप्लाई -5 में। आपका मल्टीप्लाई हो चुका। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर यहाँ पे लिखना है, बस खत्म। बस यही मल्टीप्लाई का रूल होता है। अब आगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप लोगों को अभी बताई जाएंगी, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए देखिए, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। 2 माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 12, आगे 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, आगे यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15, आगे 3 2 जा 6, -2, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस 4, आगे 3 3 जा 9, प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। आपका आंसर फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 2 4 12 कितना होगा 16, आगे 5 4 9, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले इन दोनों को ऐड करना है और फिर ये, क्योंकि ये साइन चेंज है, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो इन दोनों को ऐड करके फिर 3 को माइनस कर लीजिए। चलिए देखिए, तो आपका आएगा 16 -16 यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 -6 प्लस 6 क्या वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे देखिए 5 4 9 और 9 18 मतलब 18। ये आपका फाइनल रिजल्ट ए बी की वैल्यू होगी। ए बी की वैल्यू क्या होगी 16 -16 0 और 18। ये आपका ए बी निकल के आ गया।
आपका ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये पूरा आपको सिखा दिया गया। अच्छा, आपको ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो हमने ए बी तो निकाल लिया। अगर वो बी ए फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो बी ए निकालना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि आप 2 इंटू 3 करते हो तो 3 इंटू 2 भी तो पॉसिबिलिटी होती है कि आंसर सेम ही आएगा हमेशा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम आपको कुछ चीज़ें बताते जा रहे हैं, आप इस चीज़ को नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मल्टीप्लाई के। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्या कहा हमने? मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि ए बी अगर निकाला है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, बी ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में शायद पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, यहाँ पे आपने ए बी निकाला है तो आप इस मैट्रिक्स का बी ए निकाल के चेक करना दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे तो वो इक्वल आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ए बी और बी ए क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ए बी और बी ए क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये बात याद रहे कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। हम इसको इरेज कर रहे हैं और आपको कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। आपने इस क्वेश्चन में देखा जो आपका मैट्रिक्स नया वाला आया था वो किस ऑर्डर का था? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही था। मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? उसी ऑर्डर का बनेगा जिस ऑर्डर के आप जब उसका रो और कॉलम देख लोगे और फिर जो बच जाएगा वही आपका नया ऑर्डर हो जाएगा। चलिए, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं। मैट्रिक्स किस किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, किस प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करता। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव। उसके अलावा हम कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युनिकेटिव मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस चीज को फॉलो करता है कि ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट का केस चलता है इस कंडीशन पे। दूसरा आपका और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है जो आपका क्वेश्चन में यूज होने वाला है हम उसको बता रहे हैं। जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई एक और मैट्रिक्स, कोई ए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू वो मैट्रिक्स ही आएगा। या फिर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आई को बाद में और ए को पहले, तो भी ये चीज होल्ड करेगी, ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। आई एन आई एम ये कर सकते हैं, मतलब आपकी जो ऑर्डर है आइडेंटिटी की वो इसके अकॉर्डिंग ली जाएगी, ए के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑर्डर दिया हो, क्योंकि आपने आइडेंटिटी में पढ़ा था। आई सब तो समझ आ रही है ना क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में आप करोगे तो हमेशा वो नया मैट्रिक्स ही आएगा जो मैट्रिक्स होगा। जैसे आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई अगर हम ए मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ए मैट्रिक्स ही निकल के आएगा, ये याद रहे। आगे आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दी जाए मैट्रिक्स के लिए, वो क्या है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ए और बी दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं है। क्या हमने बोला? ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है और बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जो आप ए बी निकाल रहे हो ये जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है आपकी मैट्रिक्स के केस में, ये बात याद रहे।
अगर आप किसी दो ऐसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहे हो जो कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो आप अगर ए बी निकाल रहे हो तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका ए बी जीरो मैट्रिक्स बन सकता है। ये बात याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि किसी एक का जीरो हो तभी वो आए, दोनों में से कोई जीरो नहीं है लेकिन फिर भी आपका मैट्रिक्स क्या आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ये चीज याद रहे। और उसके अलावा आपके मैट्रिक्स में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा एक चीज और, आपने यहाँ पे ध्यान से देखा ए और बी कोई जीरो नहीं था, लेकिन आपका ए बी क्या आया, जीरो आया। एक और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, आपका मैट्रिक्स ए कुछ गिवन है और मैट्रिक्स बी जीरो मैट्रिक्स है। ए कुछ गिवन मैट्रिक्स है जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन बी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब आप अगर ए बी निकाल रहे हो इस केस में तो हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ये बात याद रहेगी। ये चीज और ये इतनी बातें, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रहे। हम लिखवा नहीं रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर्टीज लिखने से ज्यादा समझ में आनी चाहिए। किताबी आपको बहुत मिल जाएंगी लिखी हुई, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रहे। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी एक जीरो मैट्रिक्स है और आप उसका प्रोडक्ट करते हो तो वो एज ऑलवेज नल मैट्रिक्स आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा ए नल मैट्रिक्स नहीं था, बी नल मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन ए बी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है या फिर जीरो मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। तो वो जीरो मैट्रिक्स बन सकता है, आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगा वो तो आपने अभी एग्जाम्पल देख लिया है। जीरो मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो आगे कुछ और चीजें आप लोगों को बता दी जाए। आप सपोज करिए आपने ए बी निकाला, और वो क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया। ए बी निकाला और वो क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी नल मैट्रिक्स ही आए, ये इस बात को इम्प्लाई नहीं करता है। हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, ए बी अगर आपका जीरो मैट्रिक्स है तो ये इस बात को कभी इंप्लाई नहीं करेगा, डज नॉट इंप्लाई कि बी ए भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा। क्यों इस बात को इंप्लाई नहीं करा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। याद रहेगी ये चीज कि अगर ए बी एक मैट्रिक्स है जिसको आपने मल्टीप्लाई किया और वो जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो ये बिल्कुल फटाक से मत कह दीजिएगा कि बी ए भी जीरो ही होगा, बिल्कुल नहीं। ए बी अगर जीरो है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है, तो वो इस बात को इम्प्लाई नहीं करेगा कि बी ए भी एक जीरो मैट्रिक्स होगा। तो इतनी जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं, ये मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों को जाननी जरूरी थी। तो ये पूरा आपको समझ आया, तो हम आगे बढ़े फिर। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों को अगर कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हो। और आगे हम इसको इरेज कर रहे हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल के बारे में। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इस पे हम डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाले हैं। इसमें बस एक चीज जो होती है, जैसे आप पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हुए हो, क्वाड्रेटिक में जैसे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इन जनरल क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या कहा हमने, इन जनरल क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जैसे आपका मैट्रिक्स कुछ गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करिए इफ ए इज गिवन, ए गिवन है और इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जहां जहां आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां वहां क्या कर दोगे, ए कर दोगे। मतलब आप ये तो कोई कांस्टेंट होता है, लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये चीज जो लिखी गई है ना वही।
मतलब कि एक पॉलिनोमियल को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके अब सॉल्यूशन निकालोगे। बी ए और प्लस, यहीं पे समझने वाली बात होती। सी के साथ कुछ लगा नहीं है, कोई मैट्रिक्स लगा नहीं है। अगर उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाएंगे? सी के साथ क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी। यही बात आपको समझनी थी कि कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं। ये चीज याद रहे। अब इसी फॉर्मेट का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी आपको उतना नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ये चीज बेहतर समझ आएगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करना है, अभी बस वो सिखाया गया है आपको। अच्छा, आपका अगर ये डाउट आ रहा हो कि मैम एक्स की जगह पे ए कैसे रख दिया हमने, तो उस चीज़ को हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए, आप जो पॉलिनोमियल लिखते हो उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ही तो लिखते हो ना। सपोज करिए आपका कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है आपका। आप इसको, इस पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही तो लिखते हो ना। अगर आपको इसको उस मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमने x की जगह पे a रख दिया, तो कैसे रख दिया? आप यहाँ पे x था, उसी को f ऑफ a कर दीजिए। अगर यहाँ a है तो आपके इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। मतलब a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इसी की जगह पे हमें क्या करना है? आइडेंटिटी करना है। अब क्लियर हुआ? यही चीज था। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपका हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और उसी के थ्रू आपको समझाते हैं, और इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको एडिशन के बारे में भी बता दिया जाएगा और a इंटू ए कैसे निकाला जाता है। मतलब अगर आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई a भी तो सीख लिया, लेकिन a स्क्वायर आ गया तो कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को सब सिखा दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है इफ कैपिटल A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है 3 1 माइनस 1 2, शो दैट, प्रूफ करना है आपको इस क्वेश्चन में। शो दैट, क्या प्रूफ करना है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले ही उसने ए फॉर्मेट में करके दिया है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 का मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। इसको प्रूफ क्या करना है? मतलब एक जीरो मैट्रिक्स लेके आना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको ए गिवन है और आपको बोला है कि प्रूफ करके एक जीरो मैट्रिक्स लेके आना। ठीक, चलिए देखते हैं। इस इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब तो समझ आता है ना, जहाँ पे इक्वल साइन इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आप इस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। सारी वैल्यू निकालो, आप बस उस इक्वेशन में पुट कर दो। उसके लिए आपको ए स्क्वायर की जरूरत है, 5a की जरूरत है। चलिए, ए गिवन है तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? आपको ए स्क्वायर निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए। ए गिवन है, आप उसको क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए। चलिए करते हैं। 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2। अभी बताया गया है कि आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। रो टू कॉलम, याद है ना? रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 हो जाएगा, और बीच में प्लस साइन। 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो क्या आएगा? -1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, और लिखते हैं रो वाइज। 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, बीच में प्लस साइन। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2। आगे फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो चुका, अब सेकंड रो का दोनों कॉलम में करते। -1 का मल्टीप्लाई 3 में तो -3 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो बीच में प्लस साइन और -2 हो जाएगा। आगे इसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1 हो जाएगा।
2 का मल्टीप्लाई 2 में, बीच में प्लस साइन, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके फटाफट से लिखिए और ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ए स्क्वायर क्या निकल के आएगा ना, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 जाए तो 8, 3 2 ऐड करोगे 5 और अच्छा यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -2 -5 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 -1, क्योंकि ये साइन माइनस होगा ना तो 4 -1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। और आपको क्या चाहिए, 5a चाहिए। आप या तो 5a निकाल लो फिर वैल्यू पुट कर दो, या फिर डायरेक्ट वहीं पे आप वैल्यू पुट करके फिर आप प्रूफ कर लो। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नोट करिए, आपका ए स्क्वायर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हम नोट करते हैं, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i2 है। ए स्क्वायर की वैल्यू 8, 5 -5 और 3। चलिए माइनस, अब यहाँ पे आप स्केलर का मल्टीप्लाई भी सीखोगे कि एक मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना वो यही होता है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लाई होता है, बट डिटरमिनेंट में के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में ही होता है। ए की वैल्यू नोट करिए, 3 1 -1 2, आगे +7 और यहाँ पे I2 है, मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी 1 0 0 1। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप स्केलर्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए, -5 3, इसका मल्टीप्लाई जितने भी स्केलर दिख रहे हैं, एक स्केलर यहाँ पे है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक स्केलर यहाँ है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स में ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करना है, मतलब कि आपका ये एक टॉपिक भी है इसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो है, तो आप यहीं इसी क्वेश्चन में उस चीज़ को सीखिए। और इसी क्वेश्चन में एडिशन को भी हम सीखेंगे और सब्सट्रैक्शन भी, दोनों चीज़ें हैं, सब्सट्रैक्शन एडिशन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए हमने आप पीछे ना बता के यहाँ पे बताया है। चलिए देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 3 में और बीच में माइनस साइन आप ऐसे ही छोड़ दो, आप उसको अंदर भी ले जा सकते हो और यहाँ पे प्लस भी बना सकते हो। हम एक काम करते हैं, उस माइनस को अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं। चलिए मतलब अभी हमें मल्टीप्लाई 5 का नहीं -5 का करना है, तो -15 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे -10 प्लस 7 0 0 7, बीच में प्लस साइन है सारे मैट्रिक्स के। अब सबको आपको ऐड करना है। एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है, मतलब A11 का एडिशन A11 के साथ ही होगा, A12 का एडिशन A12 के साथ ही होगा। आप ध्यान से देखिए, ये पोजीशन आपकी A11 होती है, A11 A11, तो सारे A11 एक साथ ऐड होंगे। आप ऐड करिए सारे A11 को, 8 -15 प्लस 7। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ऐड किया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया। वैसे ही A12 की पोजीशन पे जहाँ जहाँ जो है उसको ऐड करेंगे, मतलब 5 -5 प्लस 0। नीचे A21 की पोजीशन -5 प्लस 5 प्लस 0। A22 की पोजीशन 3 -10 और प्लस 7। आप इसको सॉल्व करिए और बताइए हमें कि क्या आ रहा है। अब इसको ऐड करोगे तो -15, इसको ऐड करोगे तो +15, वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये आपका क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। आपको वही तो प्रूफ करके लेके आना था। आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। मतलब ये आपका क्या है, RHS, मतलब
आपने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है जो आपको प्रूफ करना था। लेफ्ट उठाया, राइट 0 एक नल मैट्रिक्स लेके आना था, आपने एक नल मैट्रिक्स आ गया। आप इसको बड़ा सा ओ भी बना सकते हो। आपको जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया गया तो उस टाइम ये चीज़ बताई गई थी। तो समझ आया इस क्वेश्चन में आप लोगों को कि क्या करना था। ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्वेश्चन था। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू आपको स्केलर का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आ गई होंगी। पिछले और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों का? कैब कहाँ रख दिया? चलो, तो आज की क्लास में क्या क्या सीखा आपने? आज की क्लास में आपने सीखा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में। इनफैक्ट मैट्रिक्स चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीप्लाई सीखो, जानो, क्योंकि आगे आपको बहुत बार मल्टीप्लाई करने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीखना। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन के अलावा पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को कैसे किस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं वो सीखा। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज सीखा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आज की क्लास में जितना आप लोगों को बताया गया है वो सब क्लियर हुआ होगा। आप इस चीज़ को रिवाइज करना अच्छे से और बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कट करना। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। आज की क्लास आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड थी। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स को और आगे लेके जाएंगे। आपको जितने मैट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको वो सारे टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना और इस चैनल का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। इसको और आगे तक लेके जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। पढ़ तो लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक भी करना भूल जाते हो। तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि वो लोग भी देखें और चीज़ों को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सीखा जाता है वो जानें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।